नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BHUB चैनल में। तो हम लोग उसने कहा था कहानी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न कर रहे थे। हम लोगों ने तत्वों के आधार पे कहानी की समीक्षा देख ली थी। अब अगला प्रश्न है, उसने कहा था कहानी की संवेदना एवं शिल्प विधान या कलात्मक वैशिष्ट्य पर विचार कीजिए। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। देखिए, संवेदना क्या होती है? सबसे पहली बात तो यही है कि संवेदना से आप क्या समझते हैं? देखिए, इसके और भी जैसे ये और भी प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता था, जैसे कि कहानी की इस कहानी का प्रतिपाद्य बताइए, इस कहानी का मर्म बताइए, इस कहानी के वर्ण या विचार या इस कहानी के भाव को बताइए, ठीक है? या अनुभूति पक्ष की विवेचना कीजिए, इस कहानी का मूल स्वर क्या है? इस कहानी की वस्तु क्या है या विषय वस्तु क्या है? इस कहानी के का प्रतिपाद्य क्या है? ठीक है, तो इस प्रकार से इसके संवेदना इसमें लिखना संवेदना के ही बारे में है, पर इसके बहुत सारे इसके लिए शब्द हैं जो पूछे जा सकते हैं। संवेदना ना कह के वस्तु या विषय वस्तु या प्रतिपाद्य, कथ्य, इस कहानी का कथ्य बताइए, ठीक है? तो वहाँ सब उस सभी शब्दों से आपको आशय संवेदना से ही लेना है। अब संवेदना क्या होती है, इसके बारे में देखते हैं। जो संवेदना होती है, वो देखिए, कोई भी कहानीकार कहानी लिख रहा है, तो उसमें किसी न किसी समस्या का या किसी न किसी मुद्दे का उसमें समावेश ज़रूर करेगा, ठीक है? तो वो क्या मुद्दा है, वो उद्देश्य क्या है, ठीक है? लेखक कहानी के माध्यम से आखिर कहना क्या चाह रहा है? वह कहानी क्या संदेश छोड़ रही है, ठीक है? तो ये सभी बातें उस कहानी की मूल संवेदना होती हैं। ठीक है, जैसे अब ये कहानी हम लोगों ने पढ़ा, उसने कहा था, तो इसके द्वारा हमें क्या पता चला? जो मेन संदेश क्या है? ठीक है, मुख्य संदेश यही है ना कि प्रेम के एक उदात्त रूप को इसमें दिखाया गया है और साथ ही साथ त्याग और कर्तव्य परायणता को भी इसमें दिखाया गया है। ठीक है, तो ये इसका मूल हो गया, इसकी संवेदना हो गई। ठीक है, और इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई कहानी अभी आगे आपको सदगति पढ़ना है, तो उसमें समस्याएँ उठाई गई होती हैं कि किसी कहानी में ये समस्या है, ठीक है? तो उसमें कुछ मुख्य समस्याएँ होती हैं, कुछ ऐसी भी समस्याएँ होती हैं छोटी-मोटी, ठीक है? तो अगर वैसी कहानी है तो मूल संवेदना उसकी वो हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो संवेदना है, वो कहानी की जो विषय वस्तु होती है, कथा वस्तु होती है, उसका एक प्रकार से सार होती है। ठीक है? तो आशा करता हूँ कि संवेदना के बारे में आप लोग जान गए होंगे। ठीक है, तो संवेदना में आप लोग समझ गए हैं, अब संवेदना कैसे लिखना है, ये देखते हैं। 1915 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित उसने कहा था कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में से एक है। यह कहानी प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई एक ऐसे नायक की कहानी है जिसने त्याग, कर्तव्य परायणता के जरिए प्रेम के उदात्त रूप को प्रदर्शित किया है। उसने कहा था कहानी की मूल संवेदना निश्चल प्रेम, त्याग और कर्तव्य निष्ठा है। लहना सिंह बचपन में अंकुरित प्रेम के लिए अपने जीवन का उत्सर्ग करता है और जो वचन दिया था उसके पालन में अपने प्राणों का बलिदान कर देता है। लहना सिंह की इन पंक्तियों से प्रेम के उदात्त स्वरूप को देखा जा सकता है। सूबेदारनी होरा को जब चिट्ठी लिखो तो मेरा मत्था टेकना लिख देना और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे जो उसने कहा था वह मैंने कर दिया है। ठीक है, तो ये पंक्ति लहना सिंह कहता है उससे, ठीक है, सूबेदार से। तो इन पंक्तियों के माध्यम से हम लोग प्रेम के उदात्त रूप को देख सकते हैं। तो ऐसे करके अब ये उदाहरण आप एक दे देंगे तो आपका प्रश्न और आपका उत्तर और प्रामाणिक हो जाएगा। दूसरी ओर वह एक सिपाही के कर्तव्य का भी निर्वाह करता है। इस प्रकार लहना सिंह का प्रेम, त्याग और कर्तव्य परायणता ही कहानी की मूल संवेदना है। अब मान लीजिए यदि प्रश्न ऐसे ही आ जा रहा है कि उसने कहा था कहानी की मूल संवेदना को ही बताइए, क्यों उसमें संवेदना बताना है, तो केवल इतना ही तो लिख नहीं देना है, ठीक है? फिर आप उसमें विस्तार से एक-एक घटना का ज़िक्र करते हुए कहानी की संवेदना लिखेंगे। जैसे मैंने त्याग की बात की, इसमें निश्चल प्रेम की बात की, तो आप लोग शुरू से एक-एक घटना उठा के इस चीज़ को सिद्ध करते हुए मूल संवेदना बताते चले जाएँगे। जैसे सिपाही के कर्तव्य का निर्वाह किया, ठीक है? तो यहाँ पे वो घटना ले आइएगा जब लेफ्टिनेंट साहब को पहचान लेता है, फिर वो एक सैनिक को भेज देता है कि जो टुकड़ी जा चुकी है उसको वापस बुला लाए। तो ऐसे करके थोड़ी-थोड़ी घटना का ज़िक्र करते हुए आप आराम से 2, 3, 4 पेज लिख सकते हैं, ठीक है? तो ये तो हो गई संवेदना की बात।
अब शिल्प की बात की जाए तो शिल्प में भी हमें कुछ बातें ध्यान रखनी पड़ती हैं। जैसे शिल्प वैशिष्ट, अब जैसे इसमें प्रश्न है कलात्मक वैशिष्ट, तो कलात्मक मतलब उन्होंने शिल्प क्या होता है पहली बात तो किसी कहानी में क्या कहा गया है वो संवेदना होती है, और किस प्रकार से कहा गया है वो होती है कला। ठीक है, तो कहानी को लिखने की क्या कला है, तो उसे ही कहानी कला या कलात्मक रूप से। वैशिष्ट का अर्थ होता है विशेषता। ठीक है, तो शिल्प क्या है, कहानी का शिल्प क्या है, शिल्प के अंतर्गत हम लोग क्या है, कुछ भी पूछे, किसी कहानी का शिल्प विधान पूछे या कलात्मक वैशिष्ट पूछे, ठीक है, तो उसमें उसकी भाषा शैली, भाषा शैली में क्या क्या है, कौन सी शब्दावली है, तत्सम शब्द हैं, तद्भव शब्द हैं, देशज हैं, विदेशज हैं। ठीक है, उसमें किस प्रकार की शैली, हास्य शैली, व्यंग्य शैली या व्यास शैली का प्रयोग प्रयोग किया गया है, उसमें प्रतीक या बिंब या उपमाओं का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो ये हम लोग ये सब उसके अंतर्गत लिख सकते हैं। और उसके अंतर्गत कथानक योजना, उसका भी हम लोगों को उसके अंतर्गत जिक्र करना है शिल्प विधान के अंतर्गत। ठीक है, तो इसमें हम लोग ये देखेंगे कि इस कहानी का कथानक गहरा है या जटिल कथानक है। गहरा मतलब कोई कोई कहानी होती है तो उसमें एक कहानी तो चल रही होती है और उसके साथ साथ एक कहानी और छोटी चल रही होती है। जब आप लोग प्रेमचंद की अलग योजना पढ़ेंगे या और भी जब अगर कहानी आगे आएंगी तो मैं उसमें बताऊंगा। ठीक है, तो इकहरा कथानक ये होता है कि कोई एक कहानी है वही चल रही है। जैसे यही ले लीजिए, उसने कहा था, तो इसका भी कथानक इकहरा ही कथानक है क्योंकि इसमें एक ही कहानी है लहना सिंह और सूबेदारनी की। ठीक है, तो ऐसे सीधा या वक्र कथानक, अब देखेंगे कि कहानी में द्वंद्व ज्यादा है। ठीक है, द्वंद्व ज्यादा है मतलब कहानी थोड़ी वक्र है। ठीक है, सीधा कथानक, अब जैसे सदगति कहानी पढ़ेंगे तो उसमें केवल एक घटना है और उसी घटना के आधार पे पूरी कहानी लिखी गई है, तो उसका कथानक हम लोग बोलेंगे कि सीधा कथानक है। अब इसमें ये भी देखना है कि संबंध निर्वाह कहानी, जो पूरी शुरुआत से अंत तक कहानी है, उसमें संबंध निर्वाह अच्छा है या नहीं अच्छा है। ठीक है, ये भी देखना होता है। तो ये सब शिल्प के अंतर्गत आते हैं। इसके अतिरिक्त चरित्र योजना, चरित्र योजना कैसी है, ठीक है, वो भी इसके अंतर्गत आती है। किस प्रकार की शैली में लिखी गई है कहानी, उत्तम पुरुष शैली में लिखी गई है या अन्य पुरुष शैली में लिखी गई है। ठीक है, तो ये सभी चीजें हम लोगों को ध्यान रखनी होती हैं। तो अब आइए इसके हम लोग शिल्प पक्ष पर देखते हैं। कहानी के कलात्मक वैशिष्ट को निरूपित करने में भाषा शैली, कथानक योजना तथा चरित्र योजना का प्रमुख रूप से योगदान होता है। अतः इन्हीं के परिप्रेक्ष्य में हम कहानी के शिल्प का मूल्यांकन कर सकते हैं। उसने कहा था कहानी की भाषा पात्रानुकूल है, जैसा पात्र वैसी ही भाषा। यथा, यथा मतलब जिस प्रकार, मतलब जैसे सिखों के मुख से वाहे गुरु जी की फतेह, वाहे गुरु जी का खालसा। ठीक है, तो ये जैसा पात्र है, क्योंकि सैनिक जो है वो सिख हैं, तो वो यही तो बोलेंगे ना। अब जैसे जो पलटन साहब आते हैं, जब लहना सिंह उसको मारता है, बंदूक से मार देता है, तो वो ओ माई गॉड, ठीक है, ऐसे करके उसमें दूसरे शब्द हैं और उसका जो हिंदी अर्थ होगा वो ओ माई गॉड ही होगा। ठीक है, तो वो है। तो अब जैसे जिस प्रकार के पात्र हैं, अब चूंकि वो जर्मन सैनिक है तो उसके मुख से उस प्रकार के शब्द उन्होंने वैसी भाषा ही इस्तेमाल की है। आंचलिक शब्दों का प्रयोग भी देखने को मिलता है। आंचलिक शब्द मतलब जो एक विशेष अंचल में बोले जाते हैं। अब जैसे चूंकि ये कहानी अमृतसर के एक विशेष इलाके की है, ठीक है, तो वहाँ पे जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उनका प्रचलन भी इस कहानी में देखने को मिलता है। जैसे बादशाह हो गया, सालू हो गया, वो साल तो क्या है, जब सूबेदानी बोलती है कि हाँ मेरी कुड़माई हो गई, ये सालू देख नहीं रहे हो, ठीक है, तो सालू हो गया, ओबरी हो गई, ये सभी शब्द हैं जो कि वहाँ तो एक दो शब्द आप लोग याद कर लीजिए। कहीं कहीं उर्दू व तत्सम शब्दों के प्रयोग भी देखने को मिलते हैं, जैसे कयामत, छई। ठीक है, ये सभी तत्सम शब्दों, जैसे कयामत है वो उर्दू का शब्द है और तत्सम शब्द है छई। सैनिकों की भाषा में हिंदी, उर्दू, पंजाबी व अंग्रेजी शब्दों के तद्भव रूप सिपहिया भाषा के रूप में उपस्थित हुए हैं। लेखक ने मुहावरों के प्रयोग से भाषा को जीवंत कर दिया है। कुछ मुहावरे जैसे दांत बच रहे हैं, खेत रहे, कान पक गए, जीभ चलती ही नहीं, आदि आदि के प्रयोग दृष्टव्य हैं। इसकी शैली वैसे तो वर्णनात्मक कही जा सकती है, ठीक है, क्योंकि कहानियों में वर्णन ही ज्यादातर है। ठीक है, वातावरण का वर्णन है, ठीक है,
बाजार का वर्णन है, युद्ध की जो अ, भूमि है, क्षेत्र है, उसका वर्णन है, ठीक है। लेकिन ये इसके साथ-साथ कहानी एक नाटकीयता के तत्व भी साथ में रखती है। नवीनता की दृष्टि से पूर्वविदित शैली का प्रयोग देखा जा सकता है। कथानक के स्तर पर देखें तो इस कहानी का कथानक जटिल ना होकर इकहरा कथानक है, ठीक है। चूँकि देखिए इस कथानक इसका थोड़ा वक्र भी है, अगर देखें तो, ठीक है। क्योंकि शुरुआत में कहानी का पहला थोड़ा वहाँ से संदर्भ लिया जाता है कि बाज़ार में, उसके बाद एकदम से दृश्य पहुँच जाता है युद्ध की भूमि में, ठीक है। फिर अंत में शुरुआत की कहानी को अंत से जोड़ते हैं पूर्वविदित शैली के आधार पे। यहाँ पे आप कथानक थोड़ा जटिल या गहरा कथानक कह सकते हैं। कहानी में 1-2 जगह द्वंद्व की स्थिति भी देखने को मिलती है। कहानी का संपूर्ण कथानक प्रारंभ से अंत तक कसा हुआ है। पूर्वविदित शैली के द्वारा प्रारंभ के कथानक को अंत की कहानी से जोड़ा गया है। यह कहानी के क्षेत्र में एक नया प्रयोग था। चरित्र योजना की दृष्टि से भी यह कहानी उत्तम ही है, क्योंकि लेखक ने चरित्रों का घटनाओं के हिसाब से स्वाभाविक विकास कराया है। चरित्रों की संख्या कहानी के अनुकूल है। उपरोक्त मूल्यांकन के आधार पर हम कह सकते हैं कि उसने कहा था कहानी संवेदना एवं शिल्प के स्तर पर भी एक सर्वश्रेष्ठ कहानी है। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर भी देख लिया है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अब 2-3 प्रश्न और बचते हैं, वे भी हम लोग जल्द ही कर लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग अगली कहानी पढ़ेंगे। धन्यवाद।